सदियों तक इटालियन पेनिनसुला आज़ाद किंगडमों का एक चिथड़ा था। यह अपार सांस्कृतिक और आत्मक रुचि की भूमि थी, फिर भी राजनीतिक रूप से सेक्शनित और विदेशी नियंत्रण में थी। उत्तर में पावरशाली ऑस्ट्रियाई साम्राज्य से लेकर दक्षिण में स्पेनिश बोर्बन्स तक विदेशी पावरियों ने इतालवी लोगों पर महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस डाला। यह विभाजन इतालवी देशभक्तों के लिए हताशा का स्रोत था, जो एक एकीकृत और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए तरस रहे थे। 1815 में नेपोलियन युद्धों के बाद बुलाई गई वियना की कांग्रेस ने इस विसेक्शनन को और मजबूत किया। इसने पुराने आदेश को बहाल करने और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने की मांग की। इटली, जिसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वहीन, महान पावरियों के हितों की पूर्ति के लिए तराशा गया था। इतालवी एस्पिरेशनों के लिए इस उपेक्षा ने आक्रोश को हवा दी और नेशनवाद की लपटों को इरुप्टा दिया, जो अंततः पेनिनसुला को लील जाएगी। एक एकीकृत इटली, एक साझा भाषा और एक सामान्य सांस्कृतिक विरासत की लॉन्गिंग ने परिवर्तन के लिए एक पावरशाली प्रेरणा प्रदान की। कार्बोनरी जैसे गुप्त समाज उभरे, जो संवैधानिक सुधारों और इतालवी इंडिपेंडेंटता की वकालत कर रहे थे। नेशनवाद की ये लॉन्ची हलचलें आने वाले दशकों में सामने आने वाली उथल-पुथल वाली घटनाओं के लिए आधार तैयार करेंगी। एकीकरण की राह लंबी और कठिन होगी, जो जीत और असक्सेसों दोनों से चिह्नित होगी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पूरे यूरोप में नेशनवादी भावना का उभार देखने को एनेक्स्ड। इटली अपने समृद्ध इतिहास और साझा सांस्कृतिक पहचान के साथ कोई अपवाद नहीं था। एक एकीकृत और स्वतंत्र राष्ट्र की चाहत बुद्धिजीवियों, आर्टकारों और आम नागरिकों के बीच समान रूप से जड़ें जमाने लगी। इतालवी नेशनवाद की यह बढ़ती भावना साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्ति पाती गई, जिससे पहचान और उद्देश्य की एक साझा भावना को बढ़ावा एनेक्स्ड। वर्ष 1848 ने इतालवी एकीकरण के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया। फ्रांस में फरवरी क्रांति से प्रेरित होकर पूरे यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की मांग को लेकर विद्रोह भड़क उठे। इटली भी इस रेवोल्यूशनकारी जोड़े में बह गया। सिसिली से लेकर लोम्बार्डी तक इटालियंस ने अपने ऑस्ट्रियाई अधिपतियों और उन पर शासन करने वाले तानाशाहों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये रेवोल्यूशनें, हालांकि अंततः असफल रहीं, कई मायनों में महत्वपूर्ण थीं। सबसे पहले उन्होंने एक एकीकृत इटली के लिए व्यापक इच्छा का प्रदर्शन किया। दूसरे, उन्होंने मौजूदा व्यवस्था की रिड्यूसिजोरी और भेद्यता को उजागर किया। और तीसरा, वे उन प्रमुख शख्सियतों को सामने लाए जिन्होंने एकीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लैंड निभाई। हालांकि दबा दिया गया था, 1848 की रेवोल्यूशनों ने एकीकरण की दिशा में और अधिक ठीक कंसर्टेड प्रयास के लिए बीज बोए थे। अपनी प्रारंभिक विफलताओं के बावजूद ये विद्रोह इतालवी प्रतिरोध के एक पावरशाली प्रतीक और एकता और आत्मनिर्णय की बढ़ती इच्छा के प्रमाण के रूप में कार्य करते थे। नेशनवाद की लपटें एक बार जलने के बाद बुझाना मुश्किल साबित होगा। इतालवी रिसोर्जिमेंटो या पुनरुत्थान भाग्यशाली था कि उसके पास असाधारण लीडरों की तिकड़ी थी, जिन्होंने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण और रणनीतियों के माध्यम से एकीकरण के पाठ्यक्रम को आकार दिया। भावुक आदर्शवादी जुजेप्पे मैजिनी ने एक एकीकृत इटली के लिए वैफोरिक आधार प्रदान किया। उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर स्थापित एक गणराज्य की कल्पना की, जिससे इटालियंस की पीढ़ियों को उनके फरवरी नेशनवाद से प्रेरणा मिली। कैमिलो बेंसो, काउंट ऑफ कैवोर, एक चतुर राजनयिक और राजनीतिज्ञ थे, जो सत्ता की राजनीतिक वास्तविकताओं को समझते थे। पीडमोंट सर्डिनिया के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कुशलता से अंतरनेशनीय संबंधों के जटिल जाल को नेविगेट किया, महत्वपूर्ण अलायंसों को सुरक्षित किया और एकीकरण आंदोलन में अपने राज्य को सबसे आगे रखा। कैवोर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। इतालवी इंडिपेंडेंटता प्राप्त करने के लिए विदेशी समर्थन की आवश्यकता को आइडेंटिटी देते थे। कैरिस्मई सैन्य नेता जुजेप्पे गैरिबाल्डी ने अपने साहसी कारनामों से इतालवी लोगों की कल्पना को मोह लिया। रेड शर्ट्स की अपनी स्वयंसेवी सेना का लीडिंग करते हुए उन्होंने सिसिली और नेपल्स को मुक्त कराया। अपनी सैन्य शक्ति और लोकप्रिय अपील के माध्यम से दक्षिण को एकजुट किया। गैरिबाल्डी का इतालवी एकता में अटूट विश्वास और इसके लिए लड़ने की उनकी इच्छा ने उन्हें अपने समय में एक किंवदंती बना दिया। ये तीनों शख्सियतें अपनी अपनी खूबियों और खामियों के साथ एकीकरण प्रक्रिया में पूरक लैंड का निभाती हैं। मैजिनी ने वैफोरिक प्रेरणा प्रदान की।
कैवोर ने राजनीतिक और राजनयिक कौशल प्रदान किया और गैरिबाल्डी ने सैन्य शक्ति प्रदान की। साथ में उन्होंने एक दुर्जेय बल का गठन किया जिसने अंततः इम्पॉसिबल को प्राप्त किया, एक एकीकृत इटली। खंड 4 हाउस ऑफ सेवॉय टेकफोर्स, द राइज ऑफ विक्टर इमैनुएल ट्वाउ। रिसॉर्जिमेंटो के उत्साह के बीच पीडमोंट सर्डिनिया का साम्राज्य इतालवी एकीकरण के लिए अग्रणी शक्ति के रूप में इमर्ज्ड। हाउस ऑफ सेवॉय द्वारा शासित पीडमोंट सर्डिनिया के पास अपेक्षाकृत आधुनिक सेना, एक स्थिर सरकार और नॉर्थवर्ड सी इटली में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति थी। इसके राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय 1849 में रेवोल्यूशनकारी उथल-पुथल के बीच सिंहासन पर असेंडेड। विक्टर इमैनुएल द्वितीय हालांकि गैरिबाल्डी जैसे कैरिस्मई नेता नहीं थे, एक चतुर और व्यावहारिक शासक साबित हुए। उन्होंने एक मजबूत और एकीकृत इटली की आवश्यकता को आइडेंटिटिया और श्रूडई से खुद को नेशनवाद की ताकतों के साथ जोड़ लिया। उनके रूल काल में पीडमोंट सर्डिनिया विदेशी प्रभुत्व और राजनीतिक विसेक्शनन से लिबरेटडी की मांग करने वाले इटालियंस के लिए आशा की किरण बन गया। कैवोर 1852 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए ने पीडमोंट सर्डिनिया की स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण लैंडका निभाई। उन्होंने कई आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लागू किया जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया और अपनी सेना का मॉडर्नीकरण किया गया। विदेशी समर्थन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कैवोर ने यूरोपीय मंच पर एक नाजुक कूटनीतिक खेल गेमते हुए फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के साथ कुशलता से गठबंधन किया। कैवोर के मार्गदर्शन और विक्टर इमैनुएल डू के दृढ़ लीडिंग के साथ पीडमोंट सर्डिनिया यूरोप के चेंजते राजनीतिक परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत अवसरों को भुनाने के लिए तैयार था। मंच युद्धों और कूटनीतिक हथकंडों की एक श्रृंखला के लिए तैयार किया गया था जो इटली के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगा। खंड 5 इंडिपेंडेंटता के लिए युद्ध, मैजेंटा से सोल्फेरिनो तक। इतालवी एकीकरण की राह अनगिनत सैनिकों के खून और फोर्सिदान से प्रशस्त हुई थी। 1859 में कैवोर ने ऑस्ट्रिया को इग्नाइटने के लिए एक सुनियोजित कदम में एक कूटनीतिक संकट को अंजाम दिया जिसके कारण युद्ध हुआ। नेपोलियन III के अधीन फ्रांस इटली में ऑस्ट्रियाई इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उत्सुक पीडमोंट सर्डिनिया के साथ संबद्ध हो गया। आगामी संघर्ष हालांकि संक्षिप्त था, निर्णायक साबित हुआ। जून 1859 में लड़े गए मैजेंटा और सोल्फेरिनो की लड़ाइयों में फ्रांस और पीडमोंट सर्डिनिया की संयुक्त सेना ने ऑस्ट्रियाई लोगों को डिफीटेड। ये जीत हालांकि ह्यूमन जीवन के मामले में महंगी थी कि महत्वपूर्ण राजनीतिक इन्फ्लुएंस थे। ऑस्ट्रियाई कब्जे वाली एक प्रमुख जगह लोम्बार्डी को पीडमोंट सर्डिनिया में मिला दिया गया जिससे नॉर्थवॉर्जी इटली में अपनी स्थिति और मजबूत हुई। युद्ध ने अन्य इतालवी किंगडमों में भी नेशनवादी भावना को प्रज्वलित किया। टस्कनी, मोडेना, पर्मा और रोमाग्ना पीडमोंट सर्डिनिया की सफलता से फरवरित अपने रूलरों को निष्कासित कर दिया और बढ़ते हुए राज्य में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह में मतदान किया। ये विलय हालांकि ऑस्ट्रिया द्वारा विरोध किया गया था, एकीकरण आंदोलन की बढ़ती गति का एक प्रमाण थे। 1859 के युद्ध हालांकि भौगोलिक रूप से सीमित थे, इतालवी एकीकरण के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्होंने राजनीतिक गोलों को प्राप्त करने में सैन्य बल की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया और इटली में प्रमुख शक्ति के रूप में पीडमोंट सर्डिनिया की स्थिति को मजबूत किया। एक एकीकृत इटली का सपना जो कभी एक दूर की आकांक्षा थी, अब पहुंच के भीतर थी। खंड 6 गैरिबाल्डी की रेड शर्ट्स, दक्षिण की लिबरेटडी। जहां कैवोर और विक्टर इमैनुएल द्वितीय उत्तर में अपने लाभ को मजबूत कर रहे थे, वहीं दक्षिण में एकीकरण गाथा का एक नया अध्याय सामने आ रहा था। कैरिस्मई रेवोल्यूशनकारी जूजेपे गैरिबाल्डी ने एक साहसिक अभियान की शुरुआत की जो इतालवी लोगों की कल्पना को मोह लेगा और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। मई 1860 में गैरिबाल्डी रेड शर्ट्स की अपनी स्वयंसेवी सेना के साथ सिसिली को बोर्बन शासन से मुक्त कराने के दुस्साहसी लक्ष्य के साथ जेनोआ से रवाना हुए। मार्साला में सिर्फ 1000 से अधिक पुरुषों के साथ उतरने पर गैरिबाल्डी का अभियान शुरू से ही बर्बाद लग रहा था। हालांकि उनका करिश्मा, सैन्य कौशल और सिसिली के लोगों का समर्थन एक फॉर्मिडेबल विजय संयोजन साबित हुआ। गैरिबाल्डी की रेड शर्ट्स पूरे इटली के स्वयंसेवकों की एक रैगटैग सेना बेजोड़ उत्साह और दृढ़ डिटर्मिनेशन न संकल्प के साथ फॉट।
उन्होंने बड़ी और बेहतर ढंग से सुसज्जित बॉर्बन आर्मियों को हराते हुए सिसिली पर तुरंत नियंत्रण कर लिया। सीमित संसाधनों के साथ और भारी बाधाओं के खिलाफ हासिल की गई गैरिबाल्डी की जीत ने उन्हें एक नेशनीय नायक में बदल दिया। सिसिली में अपनी सफलता से फरवरित गैरिबाल्डी ने मेसिना के जलड मरुमध्य को पार किया और उत्तर की ओर नेपल्स की ओर बढ़े, जो बॉर्बन साम्राज्य का दिल था। नेपोलिटन सेना निराश और खराब लीडिंग वाली थोड़ा प्रतिरोध की पेशकश की। गैरिबाल्डी ने जय जयकार करते हुए भीड़ द्वारा लिबरेटेड दाता के रूप में स्वागत करते हुए नेपल्स में विजय प्राप्त की। उनके दुस्साहसी अभियान ने दक्षिण को एकजुट किया था और एक एकीकृत इटली के सपने को हकीकत के करीब एक कदम और लाया था।